नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को परफेक्शन आईएएस का टेस्ट संख्या 9 का डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। सारे के सारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसमें बिहार स्पेशल के टोटल 150 क्वेश्चंस मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से बिहार से गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो वो है नेशनल हाईवे 27 EW नेशनल हाईवे 27 नेशनल हाईवे 27 ये है EW। देखिए, इससे कौन से राज्य और कौन से ज़िले होते हैं जो देख लीजिए। यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य का गोपालगंज जिला, पिपरा, कोठी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बिजली की खपत होती है। तो वो होती है पटना में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बिजली की खपत होती है। पटना में। बिहार का सबसे घना वन जिला कैमूर है, जहाँ का कुल वन क्षेत्रफल है कितना है। तो वो है 1056.04 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे घना वन जिला कैमूर है, जहाँ का कुल वन क्षेत्रफल है 1056.04 वर्ग किलोमीटर। बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो बेतिया में। बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया। तो बेतिया में। और ये कब किया गया था। 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2019-20 है कितना है। तो 332 किलोवाट घंटा। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2019-20 में कितना है। तो 332 किलोवाट घंटा। बिहार में राजमार्गों की कुल लंबाई सितंबर 2020 तक कितना है। तो वो है 3713 किलोमीटर। बिहार में राजमार्गों की कुल लंबाई सितंबर 2020 है 3713 किलोमीटर। ग्रामीण स्तर पर बिहार में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी दर है कितना है। तो वो है 3.9%। ग्रामीण स्तर पर बिहार में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी दर है 3.9%। एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम बंडर ऐप किसने पेश किया है। तो बिहार ने पेश किया है। एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम बंडर ऐप किसने पेश किया है। तो बिहार ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे। तो कौन थे। तो अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष अली इमाम थे। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो वो शुरू हुआ 16 अप्रैल 1930 को। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। 16 अप्रैल 1930। बिहार के डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट के लिए। 25 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने किस जिले पर अधिकार कर लिया था। तो वो कर लिया था आजमगढ़ पर। 25 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने किस जिले पर अधिकार कर लिया था। तो आजमगढ़ पर। बीबीगंज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो वो लड़ा गया कुंवर सिंह और अंग्रेज के बीच। बीबीगंज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो कुंवर सिंह और अंग्रेज के बीच। बिहार में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कितना प्रतिशत है। तो वो है 34.5%। बिहार में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कितना प्रतिशत है। 34.5%। बिहार में अभी तक कुल कितने जैविक कृषि जिले विकसित किए जा चुके हैं। तो वो किए जा चुके हैं 13। बिहार में अभी तक कुल कितने जैविक कृषि जिले विकसित किए जा चुके हैं। 13। बिहार में औसतन वर्षा रिकॉर्ड की गई है कितना की गई है। तो वो 1094.4 मिलीमीटर। बिहार में औसतन वर्षा की रिकॉर्ड की गई है 1094.4 मिलीमीटर। बिहार में जीएसडीपी में कृषि का योगदान है कितना है। तो 19.3%। 19.3% है। बिहार में जीएसडीपी में कृषि का योगदान है तो 19.3%। चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो वो है रोहतास। बिहार के किन फसल
फसल या फसलों को वर्ष 2020 में कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? तो ये है गेहूं और मक्का के लिए भी, मक्का के लिए भी, गेहूं के लिए भी कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। वर्ष 1869 में अंजुमन तहजीब नामक एक नई सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुजफ्फरपुर में। वर्ष 1869 में अंजुमन तहजीब नामक एक नई सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो मुजफ्फरपुर में। एक बहुमुखी कवि बैजनाथ द्विवेदी का जन्म गया में हुआ था, निम्न में से कौन सी कौन सी पुस्तक उनके द्वारा रचित है? तो वो रचित है ई ऑप्शन। देखिए 8 पुस्तकों की रचना की थी, किए थे बैजनाथ द्विवेदी ने। बैजनाथ द्विवेदी ने कितनी किताबों का रचना? 8, जिसमें से सीताराम भरन मंजरी, सीताराम भरन मंजरी, फिर दूसरा नक्सिक, राम रहरिया और बाम विलास, उदीपन सिंगार, चित्रभरन और अनुभव उल्लास, इतने सारी किताब का रचना किए थे। मुंगेर जिला में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? मुंगेर जिला में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? तो वो लिया श्री कृष्ण सिंह ने, सॉरी, इसका आंसर श्री कृष्ण सिंह होगा, ये तो सही है। बिहार का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है? बिहार में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है तो जमुई। बिहार का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला जमुई। ये वाला 22 नंबर छूट गया था। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद सिंह। और मुंगेर जिले में किसने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? तो वो किया था श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला जमुई। नगर सत्याग्रह में भाग लेने वाले राम प्यारी देवी किसकी पत्नी थी? तो वो पत्नी थी जगत नारायण लाल के। नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाली राम प्यारी देवी किसकी पत्नी थी? जगत नारायण लाल के। 2020-21 में 15वें वित्त आयोग ने बिहार में कितना हिस्सा आवंटित किया है? तो वो किया है 10.06%। 2020-21 में 15वें वित्त आयोग ने बिहार को कितना हिस्सा आवंटित किया है? 10.06%। बिहार में से फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख सदस्य निम्नलिखित में से कौन हैं? तो वो हैं रामविलास सिंह। बिहार के से फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? रामविलास सिंह। अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार को किस वर्ष एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ? तो वो है 1936। अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार को किस वर्ष एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त है? 1936। निम्नलिखित में से किसे बहादुर शाह द्वारा नायाब एवं या बिहार का उप प्रभारी नियुक्त किया गया था? तो वो है सैयद हुसैन अली खान। निम्नलिखित में से किसे बहादुर शाह द्वारा नायब या बिहार का उप प्रभारी नियुक्त किया गया था? सैयद हुसैन अली खान। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो वो किया था 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में। बिहार में महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने सहयोग किया? तो वो किया आंसर ई, गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और आचार्य कृपलानी सहित अन्य वकील भी शामिल थे, यानी ऑप्शन ई। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो वो मिली है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। विस्तार और तेजी से प्रसार के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के किस हिस्से में बहुत प्रभाव पड़ा था? तब वो प्रभाव कहाँ पर पड़ा था? तो वो पड़ा था बिहार में। विस्तार और तेजी से प्रसार के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के किस हिस्से में पर बहुत प्रभाव पड़ा? तो बिहार। निम्नलिखित में से किसने बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जलाया था? तो वो जलाया था
जगलाल चौधरी ने। निम्नलिखित में से किसने बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जलाया था? जगलाल चौधरी ने। बंगाल दैनिक हितवादी के संपादक थे, तो वो कौन थे? सखाराम गणेश देवेस्कर। बंगाल दैनिक हितवादी के संपादक थे सखाराम गणेश देवेस्कर। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस जिले के लोग अराजक व्यवहार में संलिप्त थे? तो वो शामिल थे गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस जिले के लोग अराजक व्यवहार से संलिप्त थे? गया। बिहार में लिबरल लीफलेट 1915 में बांटने में कौन अग्रणी था? तो वो था बंकिम चंद्र चटर्जी और अखिल चंद्र दास गुप्ता। बिहार में लिबर्टी लीफलेट 1915 में बांटने में कौन अग्रणी था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी और अखिल चंद्र दास गुप्ता। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को एक शाही आदेश फरमान दिया जो संबंधित था। वो संबंधित था आजमगढ़ से। वो संबंधित था किससे? आजमगढ़ से। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को एक शाही आदेश दिया जो संबंधित था आजमगढ़ से। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? तो वो की जनकधारी प्रसाद ने। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? तो जनकधारी प्रसाद ने। कृतिमाला और कृति पताका के रचयिता विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? तो वो था मिथिला क्षेत्र से। कृतिमाला और कृति पताका के रचयिता विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? तो मिथिला क्षेत्र से। तरुण भारत संघ संबंधित था, तो वो संबंधित था मुजफ्फरपुर से। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। बिहार में व्यक्तित्व सत्याग्रह शुरू किया गया है, तो वो किया गया है 28 नवंबर 1940 को। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया है 28 नवंबर 1940 को। पटना के प्रथम मजिस्ट्रेट कौन थे? तो वो थे चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांडे। पटना के प्रथम मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांडे। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम थे। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम क्या थे? तो देखिए, इस बी ऑप्शन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे शामिल थे। क्योंकि किसानों के मुआवजों के रूप में 35% लगान की वापसी नहीं बल्कि 25% लगान की वापसी करवाए। चंपारण सत्याग्रह के क्या परिणाम थे? तो तीन कठिया प्रणाली का अंत हो गया और किसानों को मुआवजे के लिए 25% लगान की वापसी, नील की खेती से स्वतंत्रता दिया गया। नील की खेती से क्या किया गया? स्वतंत्रता दिया गया और जांच आयोग की स्थापना भी किया गया। 45 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 14 नवंबर 1917 को बिहार में पहला स्कूल स्थापित किया जिसका क्या नाम था? बरहवा लखन सेन। बरहवा लखन सेन। महात्मा गांधी ने 14 नवंबर 1917 को बिहार में पहला स्कूल स्थापित किया जिसका नाम था बरहवा लखन सेन। माँ की पुकार नोटबुक पत्रिका संबंधित था, तो वो संबंधित था मुजफ्फरपुर से। माँ की पुकार नोटबुक पत्रिका संबंधित था तो मुजफ्फरपुर से। हुंकार किसके द्वारा प्रकाशित एक हिंदी साप्ताहिक था? तो किससे संबंधित था? तो पंडित यमुना कारजी और राहुल सांकृत्यायन से। हुंकार किसके द्वारा प्रकाशित एक हिंदी साप्ताहिक था? तो पंडित यमुना कारजी और राहुल सांकृत्यायन से। अनुशीलन समिति क्या है? अनुशीलन समिति है क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन है। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे मॉरिस गार्नियर हैलेट। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? तो मॉरिस गार्नियर हैलेट। निम्नलिखित में से किसने मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की? तो वो की राम विनोद सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की? राम विनोद सिंह ने। 1939 में अंबारी छपरा में औद्योगिक सत्याग्रह किसने शुरू किया? तो वो किया यदुनंदन शर्मा ने। 1939 में अंबारी छपरा में औद्योगिक सत्याग्रह किसने शुरू किया? तो यदुनंदन शर्मा ने। 1917 में गांधी जी की यात्रा के दौरान चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट कौन थे? तो वो थे W.B. हेकाकी। 1917 में गांधी जी की यात्रा के दौरान चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन था? तो W.B. हेकाकी। बिहार की चुनी हुई सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था,
तो वो दे दिया था राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए। बिहार की चुनी हुई सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था राजनीतिक बंदियों के रिहाई के लिए। पटना में नमक कानून के उल्लंघन के लिए कौन सा स्थान चुना गया? तो वो चुना गया नखास पिंड। पटना में नमक कानून के उल्लंघन के लिए कौन सा स्थान चुना गया? तो नखास पिंड। कौन सा पैम्फलेट या दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजों का समर्थक था? तो वो था टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा पंफलेट या दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजों का समर्थक था? तो टाइम्स ऑफ इंडिया। द पटना टाइम्स के संपादक कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। द पटना टाइम्स के संपादक कौन थे? मोहम्मद यूनुस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार के प्रतिनिधि ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो वो लिया 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार के प्रतिनिधि ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1887। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा संबंधित थे? तो वो संबंधित थे थियोसोफिकल सोसाइटी से। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा संबंधित थे थियोसोफिकल सोसाइटी से। सर सैयद अहमद खान पटना कब आए थे? तो वो आए थे 1883 में। सर सैयद अहमद खान पटना कब आए? 1883 में। पटना में बहावी की शक्ति की घेराबंदी की गई 1870 से 71 में। पटना में बहावी की शक्ति की घेराबंदी की 1870 से 71 में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तब वो मनाया गया अप्रैल 1946 को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अप्रैल 1946। कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे CR दास, चितरंजन दास। कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास। बिहार में आज़ाद दस्ता के प्रभारी कौन थे? तो वो थे सूरज नारायण सिंह। बिहार में आज़ाद दस्ता के प्रभारी कौन थे? सूरज नारायण सिंह। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है? तो सही नहीं है, देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। तो आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये गलत है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है? तो आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये कथन गलत है। क्योंकि योजना के लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ 65 नहीं 60 होनी चाहिए। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 6,000 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता, ये सही है। उसे किसी भी प्रिंट मीडिया या चैनल में कम से कम 20 साल तक काम करना चाहिए था। आवेदकों को बिहार का निवासी होना चाहिए। आवेदक को बिहार का निवासी होना चाहिए, 20 साल तक काम करना चाहिए था और उसे किसी भी प्रिंट मीडिया या चैनल में कम से कम 20 साल तक काम करना चाहिए। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 6,000 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता। आवेदक को कितने साल का होना चाहिए? 60 साल का हो जाना चाहिए। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1786 ईस्वी में। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अधीन सौर पंप के लिए कितने सब्सिडी दी जाती है? तो वो दी जाती है 75%। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अधीन सौर पंप के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है? 75%। एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के लिए प्रावधान है? तो प्रावधान है समान श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 30% सब्सिडी, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 50% सब्सिडी। एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के लिए प्रावधान है, क्या प्रावधान है? तो समान जनरल कैटेगरी के लिए 30% सब्सिडी और SC जाति के लिए माने SC के लिए 50% सब्सिडी। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना संबंधित है। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना संबंधित है किससे? तो बाढ़ और सूखा प्रभावित फसलों के लिए, बाढ़ और सूखा प्रभावित फसलों के लिए संबंधित है कृषि इनपुट सब्सिडी। निम्नलिखित में से कौन सी लक्ष्मीबाई सामाजिक सुधार पेंशन योजना के बारे में सही है? तो वो कौन सा सही है? तो योजना का उद्देश्य एकल विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना का उद्देश्य एकल विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में सही है? तो योजना का उद्देश्य एकल विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के लाभार्थी हो सकते हैं? आंसर ई।
एसिड अटैक पीड़ित और बलात्कार पीड़ित। बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के लाभार्थी हो सकते हैं एसिड अटैक पीड़ित और बलात्कार पीड़ित। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो सही सुमेलित कौन नहीं है, तो कालीन। बिहार शरीफ में ऐसी बात गलत है। कालीन बिहार शरीफ में नहीं बल्कि ओबरा में है। कालीन बिहार शरीफ में ना होके कहाँ पे है, ओबरा, 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 ओबरा में है। कालीन को कालीन भी कह सकते हैं, कभी कभी आपको कालीन भी लिखा हुआ मिल सकता है। कालीन, कालीन या कालीन कहाँ है, ओबरा में। जूट कटिहार में। सिंदूर कहाँ है, लखीसराय में। जूट कटिहार, सिंदूर, लखीसराय। फार्मास्यूटिकल नारायणपुर, ये मुजफ्फरपुर में। नारायणपुर कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। फार्मास्यूटिकल कहाँ है, नारायणपुर, मुजफ्फरपुर में। निम्न में से कौन सा जिला कमला नहर परियोजना से लाभान्वित होता है, तो वो होता है ऑप्शन ई, दरभंगा और मधुबनी। कमला नहर परियोजना कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो दरभंगा और मधुबनी। चक्रवर्ती देवी का संबंध किस कला से था, तो वो था मंजूषा। चक्रवर्ती देवी का संबंध किस कला से था, तो मंजूषा। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वो है मुंगेर। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मुंगेर। निम्नलिखित में से टाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है पटना। निम्नलिखित में से टाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पटना। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। देखिए, नम पर्णपाती वन में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी बिहार, किशनगंज, तराई क्षेत्रों के सोमेश्वर पहाड़ियों में पाया जाता है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो कौन थे, तो वो थे जयराम दास दौलतराम। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो वो हुई 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1916 में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के ठीक बाद बिहार के संभागों में से था, तो वो था भागलपुर और छोटा नागपुर। भागलपुर और छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के ठीक बाद बिहार के संभागों में से था, तो भागलपुर और छोटा नागपुर। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार अधिनियम लाने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो था बिहार। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार अधिनियम लाने वाला पहला राज्य कौन था, बिहार। निम्नलिखित में से किसने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, तो वो की श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, श्री कृष्ण सिंह ने। मुंगेर जिले में बकासत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वो किया कार्यानंद शर्मा ने। मुंगेर जिले में बकासत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, कार्यानंद शर्मा। 1930 में नंगी हड़ताल किस स्थान पर कैदियों द्वारा की गई है, तो वो की गई है छपरा। 1930 में नंगी हड़ताल किस स्थान पर कैदियों द्वारा की गई थी, छपरा। निम्नलिखित में से कौन मासिक पत्रिका युवक से जुड़े थे, तो वो जुड़े थे अंबिका कांत सिंह से। निम्नलिखित में से कौन मासिक पत्रिका युवक से जुड़े थे, तो अंबिका कांत सिंह। बिहार में सचिवालय पर छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया, 11 अगस्त 1942। बिहार में सचिवालय पर छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया, तो 11 अगस्त 1942। निम्नलिखित में से किसने मुगल प्रशासन 17वीं सदी के दौरान पटना को दूसरा सबसे बड़ा शहर बताया, तो वो बताया कहाँ पे, तो ट्रेबिनार ने। निम्नलिखित में से किसने मुगल शासन 17वीं सदी के दौरान पटना का दूसरा सबसे बड़ा शहर बताया, ट्रेबिनार ने। पटना में ताज पहनाया जाने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था, तो वो था फर्रुखसियार। पटना में ताज पहनाया जाने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था, फर्रुखसियार। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डच कारखाना 1632, ब्रिटिश कारखाना 1651 और डेनिश फैक्ट्री 1750। एक्चुअली डेनिश फैक्ट्री 1750 नहीं, 1774, यही वाला गलत है। तो 1774 कौन होगा, डेनिश फैक्ट्री। पुर्तगाल फैक्ट्री 17वीं शताब्दी में।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर कंपनी है, इधर कारखाना। डच फैक्ट्री 1632, ब्रिटिश 1651, डेनिश फैक्ट्री 1774 और पुर्तगाल फैक्ट्री 17वीं शताब्दी में। बटोहिया नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी बाबू रघुवीर नारायण के द्वारा। बटोहिया नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो बाबू रघुवीर नारायण। नूनिया विद्रोह क्रांति के अधिकार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तब वो हो जाएगा ए और सी। नोनिया सोरा के उत्पादन में लगी एक जनजाति थी। यह आमतौर पर हाजीपुर, तिरहुत आदि में उत्पादित किया जाता था। नोनिया सोरा के उत्पादन में लगी एक जनजाति थी। यह आमतौर पर हाजीपुर, तिरहुत आदि में उत्पादित किया जाता था। सुबह ए सादिक के लेखक कौन थे? तो वो थे मोहम्मद सादिक। सुबह ए सादिक के लेखक कौन थे? मोहम्मद सादिक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रॉल्फ फिच 1485 से 87 ईस्वी, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी धर्मस्वामिन 13वीं शताब्दी में ये सुमेलित है। इत सिंह 673 में ईस्वी में सुमेलित है और अब्दुल लतीफ़ 1600 में सुमेलित है। बाकी रॉल्फ फिच 1585 से 87 के बीच में, 1585 से 87 के बीच में सही सुमेलित है। धर्मस्वामिन 13वीं शताब्दी, इत सिंह 673, रॉल्फ फिच 1585 से 87, अब्दुल लतीफ़ 1600 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है गिद्धौर बक्सर में, ये सुमेलित नहीं है। बाकी श्रीनगर पूर्णिया में, सूरजपुरा डुमराव टोकरी गया। और गिधौर कहाँ का है? तो जमुई का। गिद्धौर जागीर जमुई का। श्रीनगर पूर्णिया का। सूरजपुरा कहाँ का है? डुमराव का। टेकरी कहाँ का है? गया का। बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत आर्द्र भूमि है? तो वो है 4.4%। बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत आर्द्र भूमि है? 4.4%। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी बिहार के मैदानों को लगभग समान रूप से विभाजित करती है? तो वो है बागमती। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी बिहार के मैदानों को लगभग समान रूप से विभाजित करती है? बागमती। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1891 में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? 1891 में। निम्नलिखित में से किस विद्रोह में मुठिया प्रथा के अंजाम दिया गया था? तो वो दिया गया था असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किस विद्रोह में मुठिया प्रथा को अंजाम दिया गया था? असहयोग आंदोलन। किसान अखबार के संपादक कौन थे? तो वो थे स्वामी विद्यानंद। किसान अखबार के संपादक कौन थे? स्वामी विद्यानंद। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी अशफाक खान। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में किसके द्वारा की गई थी? अशफाक खान। निम्नलिखित में कौन बिहार की सबसे पुरानी मुगल इमारत है? तो वो है जामा मस्जिद हाजीपुर। निम्नलिखित में से कौन बिहार की सबसे पुरानी मुगल इमारत है? जामा मस्जिद हाजीपुर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात है? तो वो है पूर्णिया। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात है? पूर्णिया। बिहार के संदर्भ में प्रतिशत के आधार पर किस प्रकार के बैंक के पास सर्वाधिक गैर निष्पादित परिसंपत्ति है? तो वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बिहार के संदर्भ में प्रतिशत के आधार पर किस प्रकार के बैंक के पास सर्वाधिक गैर निष्पादित परिसंपत्ति है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान LSBA मुख्यतः डैश के लिए एक योजना है। तो वो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान LSBA मुख्यतः डैश के लिए एक योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार। वित्त वर्ष 2019-20 में NBPDCL और SBPTCL की कुल तकनीक और वाणिज्यिक AT&C हानि का प्रतिशत कितना है? तो वो है 35.9%। वित्त वर्ष 2019-20 में NBPDCL और SBPDCL का कुल तकनीकी और वाणिज्यिक AT&C हानि की प्रतिशत कितना है? 35.9%। बिहार में गंगा पर
कितने पुल हैं जो या तो पूरी तरह से चालू हैं या निर्माणाधीन हैं? तो 18। बिहार में गंगा पर कितने पुल हैं जो या तो पूरी तरह से चालू हैं या निर्माणाधीन हैं? तो 18। बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो वो हैं 58। बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 58। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता है? तो वो कौन है? तो वो है निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता है? निर्माण। अवसर बढ़े, आगे पढ़े, संबंधित है। तो वो है कौशल विकास और संस्थागत व्यवस्थाएं को मजबूत करना। आंसर ई हो जाएगा। अवसर बढ़े, आगे बढ़े, संबंधित है कौशल विकास, संस्थागत व्यवस्था को मजबूत बनाना। बिहार का कौन सा क्षेत्र मराठा आक्रमण और अब्दाली के हमलों की चपेट में था? तो वो था उत्तर पश्चिमी। बिहार का कौन सा क्षेत्र मराठा आक्रमण और अब्दाली के हमलों के चपेट में था? तो उत्तर पश्चिमी। बिहार के अंतिम स्वतंत्र मुगल राजपाल कौन थे? तो वो थे फखर उर दौला। बिहार के अंतिम स्वतंत्र मुगल राजपाल कौन थे? फखर उर दौला। शाह आलम द्वितीय ने कितनी राशि के बदले 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंप दिए? तो 26 लाख रुपया। शाह आलम द्वितीय ने कितनी राशि के बदले 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपे? 26 लाख रुपया। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मानव बलि परंपरा को प्रतिबंधित करने के अंग्रेजी प्रयास के खिलाफ विद्रोह किया था? तो वो है खोंड। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मानव बलि परंपरा को प्रतिबंधित करने के अंग्रेजी प्रयास के खिलाफ विद्रोह किया था? तो खोंड जनजाति। पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था शेरशाह द्वारा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेरशाह द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बिहार में बहावी आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो मजहरूल हक। निम्नलिखित में से कौन बिहार में बहावी आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो मजहरूल हक। राजस्व संग्रहण की सजावल प्रणाली का प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया था? तो वो किया गया था चूड़ामन राज्य में के लिए। राजस्व संग्रहण की सजावल प्रणाली का प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया था? तो चूड़ामन राज। निम्नलिखित में से कौन कोल विद्रोह के बारे में सही नहीं है? तो वो है यह केवल ब्रिटिश उत्पीड़कों के विरुद्ध था। निम्नलिखित में से कौन कोल विद्रोह के बारे में सही नहीं है? यह केवल ब्रिटिश उत्पीड़कों के विरुद्ध था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व डैश के द्वारा क्षेत्र में किया गया था? तो 117 का ए गंगा नारायण सिंह और भूमिज विद्रोह के नेतृत्व गंगा नारायण सिंह और बाराभूम क्षेत्र में किया गया था। 1856 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संथाल हुल से प्रभावित नहीं था? तो वो था सुता नीति। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संथाल हुल से प्रभावित नहीं था? सुता नीति। किस विद्रोह के दौरान बाहरी लोगों के साथ साथ सरकारी जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ आयुक्त और कलेक्टरों को याचिकाएं एवं पत्र भेजे गए थे? तो वो थे संथाल विद्रोह। किस विद्रोह के दौरान बाहरी लोगों के साथ साथ सरकारी जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ आयुक्त और कलेक्टरों के याचिकाएं एवं पत्र भेजे गए थे? संथाल विद्रोह। भागीरथी मांझी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थे? तो वो थे खारबार विद्रोह। भागीरथ मांझी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थे? तो खारबार विद्रोह। निम्नलिखित में से विद्रोहों में को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। वो भी पहला होगा सबसे पहले, और उस तरीके से सही कोड बैठाने कह रहा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले हो विद्रोह हुआ, और हो के बाद कोल हुआ, और कोल के बाद संथाल हुआ, कोल के बाद संथाल हुआ, और संथाल के बाद मुंडा हुआ। संथाल के बाद कौन हो गया? मुंडा। तो इस तरीके से बैठा लीजिएगा। अब ये क्यों ऐसा हुआ जरा देखिए। हो विद्रोह 1821 ईस्वी में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ? 1821 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1856 में। मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो 1895 से लेके
1900 तक, 1895 से 1900। और कोल कब हुआ? 1831 से 32 के बीच में। तो आप याद रखेंगे कि कोल विद्रोह 1831-32 में, मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 में, और 1856 में संथाल, 1821 में हो विद्रोह। मुंडा विद्रोह के दौरान खुली हिंसा और उग्र संघर्ष का कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हो गया था 24 दिसंबर 1899 में। 24 दिसंबर 1899 में। मुंडा विद्रोह के दौरान खुली हिंसा और उग्र संघर्ष कब शुरू हुआ था? 24 दिसंबर 1899 में। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही कोड चुनें। तो इसका सही कोड क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे? कि रोहनी में विद्रोह हुआ था 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को, 1857 को रोहनी में विद्रोह हुआ। दानापुर के विद्रोह की बात करें तो 25 जुलाई 1857 को हुआ। 25, यहाँ देखिए जून है और ये जुलाई है, 12 जून और ये 25 जुलाई। और पीर अली ने विद्रोह किया था 3 जुलाई को। 3 जुलाई यानी 12 जून, उसके बाद 3 जून, उसके 3 जुलाई, उसके बाद 25 जुलाई। और कुंवर सिंह का नेतृत्व हुआ था 26 जुलाई को। 26 जुलाई को। तो देखिए सबसे पहले 12 जून रोहनी में, फिर तीसरा में पीर अली का नेतृत्व 3 जुलाई को, फिर 25 जुलाई को दानापुर में विद्रोह, और कुंवर सिंह ने नेतृत्व फाइनली 26 जुलाई को किया था सबसे लास्ट में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में माग नहीं लिया था? ये क्या है? माग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। ये भाग होगा, माग नहीं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो वो हो गया रीवा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया था? रीवा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो गलत कथन के चुनने कह रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हैदर अली खान मुजफ्फरपुर, ये गलत कथन है। बाकी राजा अर्जुन सिंह सिंहभूम में, नीलांबर और पीताम्बर पलामू में, माधव सिंह हजारीबाग में, ये सही है। राजा अर्जुन सिंह सिंहभूम में, नीलांबर और पीताम्बर पलामू में, और माधव सिंह हजारीबाग में। हैदर अली खान गया से। हैदर अली खान कहाँ से? गया से। बिहार के कुल बजट में सड़कों और पुलों का कितना हिस्सा है? तो वो है 3.8% हिस्सा है। बिहार के कुल बजट में सड़कों और पुलों का कितना हिस्सा है? 3.8% हिस्सा है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिहार का भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 15वां। बिहार में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई का घनत्व कितना है? तो वो है 5.7 किलोमीटर। बिहार में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई का घनत्व कितना है? 5.7 किलोमीटर। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व कितना है? तो वो है प्रति 100 व्यक्तियों पर 42 कनेक्शन। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व कितना है? तो प्रति 100 व्यक्तियों पर 42 कनेक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों के कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में बिहार का कौन सा स्थान है? तो वो है दूसरा। ग्रामीण क्षेत्रों के कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में बिहार का स्थान है दूसरा। निम्नलिखित जिलों में को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कोड चुनें। तो इसका सही कोड हो जाएगा डी 1324। पटना, मधुबनी और सारण और जमुई। तो पटना, मधुबनी, सारण और जमुई इसका सही आंसर हो जाएगा। नवीनगर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है औरंगाबाद में। नवीनगर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद। बिहार में लघु पनबिजली परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो वो है 54.3 मेगावाट। 54.3 मेगावाट है। बिहार में लघु पनबिजली परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। दामोदर नदी बहती है, तो वो बहती है दोष क्षेत्र में। दामोदर नदी घाटी बहती है दोष क्षेत्र में। बिहार में तेल रिफाइनरी संयंत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। बिहार में तेल रिफाइनरी संयंत्र स्थित है बरौनी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महाराजा कामेश्वर सिंह से संबंधित था? तो वो था द इंडियन नेशन से। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महाराजा कामेश्वर सिंह से संबंधित था? द इंडियन नेशन से। सन 1855 में किस ब्रिटिश कमांडर को संथालों ने पराजित किया था?
तो वो था मेजर बारो। सन 1855 में किस ब्रिटिश कमांडर के संथालों को ने पराजित किया था? तो मेजर बारो को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बैठक में भाग लिया था? तो वो था फणींद्रनाथ घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बैठक में भाग लिया था? फणींद्रनाथ घोष। बिहार के किस स्थान के क्रांतिकारियों को रोड़ा शस्त्र मामले में दोषी ठहराया गया था? तो ये हो गया आंसर सी, दुमका। बिहार के किस स्थान के क्रांतिकारियों को रोड़ा शस्त्र मामले में दोषी ठहराया गया था? दुमका। ताना भगत ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो लिया था गया। ताना भगत ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? गया। प्रभावती देवी के पिता कौन थे? तो वो थे ब्रज किशोर प्रसाद। प्रभावती देवी के पिता कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, मैंने गलत कथन कौन है ये बताने कह रहा है? तो गलत कथन हो जाएगा डी, श्रीमती भगवत गीता। ये कौन से घटना से संबंधित है या सहयोग आंदोलन से पटना से तो संबंधित नहीं है श्रीमती भगवत गीता। तो किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन पटना से संबंधित है, जो कि 9 अगस्त 1942 को एक जुलूस का नेतृत्व किया था। 9 अगस्त 1942 को एक जुलूस का नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बाकी श्रीमती सीसी दास स्वदेशी आंदोलन पटना से संबंधित हैं। श्रीमती सीसी दास स्वदेशी आंदोलन पटना से संबंधित हैं। श्रीमती सैल बाला रे नमक विरोधी कानून संथाल परगना से संबंधित है। श्रीमती सैल बाला रे नमक विरोधी कानून संथाल परगना से संबंधित है। और श्रीमती सरस्वती देवी नमक विरोधी कानून हजारीबाग से संबंधित है। श्रीमती सरस्वती देवी नमक विरोधी कानून हजारीबाग से संबंधित है। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में बेगूसराय बिहार में गोलीबारी कब हुई थी? तो वो हुई थी 1931 में। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में बेगूसराय बिहार के में गोलीबारी कब हुई थी? तो 1931 में। निम्नलिखित में से कौन सा नेता किसान सभा से नहीं जुड़े थे? तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ई, क्योंकि कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि सभी किसान सभा से जुड़े थे। इसमें किसान सभा से नहीं जुड़े हुए थे। तो जेपी नारायण को किस अपराध के लिए 9 महीने की सज़ा सुनाई गई थी? तो वो सुनाई गई थी जमशेदपुर में भाषण के लिए। जेपी नारायण के किस अपराध के लिए 9 महीने की सज़ा सुनाई गई थी? तो जमशेदपुर में भाषण के लिए। लाल हेगब्रम का संबंध किस क्रांति या विद्रोह से है? तो वो है सफा होद आंदोलन। सफा होद आंदोलन। लाल हेमब्रम का संबंध किस क्रांति या विद्रोह से है? तो सफा होद आंदोलन से। अहले हदीस के नाम से कौन जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे बहावी के अनुयायी। अहले हदीस के नाम से कौन जाने जाते थे? बहावी के अनुयायी। निम्नलिखित में से बिहार के किसने नागपुर में ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया? तो वो लिया राजेंद्र प्रसाद ने। निम्नलिखित में से बिहार से किसने नागपुर में ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया? राजेंद्र प्रसाद। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। 1929 का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो झरिया में। 1929 का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? झरिया। तो इस तरीके से बिहार स्पेशल का ये भी प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। तो टोटल अब तक परफेक्शन आईएएस के सेट 9 तक कंप्लीट हो गया है। 10 अपकमिंग है, आने वाला है, जल्दी ही आ जाएगा। आप लोग बस अच्छे से बार बार रिवीजन करते रहें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको छोड़े चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाए रखेंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।